Hello friends, welcome to BFSC Fisheries online classes. Today I am with my new topic of aquaculture engineering, that is freshwater fish pond. So let's begin with the topic. Since we all know, हम लोग ये जानते हैं कि 40% से ज़्यादा एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन अर्दन पॉन्ड से होता है। अर्दन पॉन्ड से इसलिए इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है क्योंकि हम लोग को नेचुरल कंडीशन किसी भी पॉन्ड में चाहिए, जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं वैसा कंडीशन। तो ये मेनली अर्दन पॉन्ड में हो सकता है पॉसिबल। इसमें मेनली हम लोग फ्राई, फिंगरलिंग या फिर स्पॉन तक उसके मार्केटेबल साइज़ तक उसको ग्रो करने के लिए मेनली एक्वाकल्चर पॉन्ड्स का यूज़ होता है। तो ये पॉन्ड इस पॉन्ड में मेन डिफरेंस साइज़ में होता है। जब हम लोग फ्राई से फिंगरलिंग को ग्रो करेंगे या जुवेनाइल या फिर उसके ऑन ग्रोइंग फिश के साइज़ तक, तो इस सब में पॉन्ड में मेनली डिफरेंस उसके साइज़ में होता है। जैसे रियरिंग पॉन्ड, नर्सरी पॉन्ड और ये सारे पॉन्ड्स में हर किसी में अलग अलग साइज़ के पॉन्ड होते हैं। तो मेनली हम जब पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर कोई भी फिश फार्म कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें मेनली ये पॉसिबल होना चाहिए कि हम लोग वो सारी चीज़ जो भी नेसेसरी है पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन में, उसका अगर पहले से मेंटेनेंस हो या कंस्ट्रक्शन करने के समय पहले से उसकी लेआउट प्लानिंग के साथ किया जाए, तो फिर ये फार्म जो फ़िश पॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा अच्छा उसका आउटपुट हो सकता है। तो इसके लिए मेन प्लानिंग होनी चाहिए। तो वो प्लानिंग कैसे कैसे होती है उसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले लेआउट प्लानिंग की बात करते हैं। जब हम लोग कोई भी पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया लेआउट प्लानिंग होता है। तो ये मेनली साइंटिफिक कंसीडरेशन से हम लोग देखते हैं। जब लेआउट को प्रिपेयर करते हैं तो उसका लैंड को देखते हैं और उसके कंटूर्स को देखते हैं। तो जो स्टॉकिंग पॉन्ड होते हैं वो मेनली डीप डिप्रेस्ड एरिया में हम लोग पॉसिबल रखते हैं कि वो डीप डिप्रेस्ड एरिया में हो स्टॉकिंग पॉन्ड, मतलब उसकी गहराई ज़्यादा होगी, मतलब उसका एरिया बड़ा होगा। तो रियरिंग पॉन्ड होगा वो स्लाइटली हायर, मतलब उसका एरिया उतना ज़्यादा नहीं होता। और नर्सरी पॉन्ड का ये मॉडरेटली हायर होते हैं, मतलब उतना ज़्यादा हायर नहीं होंगे लेकिन कम होंगे। तो ये इसका मेन पर्पस ये होता है कि जब नर्सरी पॉन्ड होते हैं वो मेनली लाइट पेनिट्रेशन को देखते हुए हम लोग ये करते हैं कि अगर हम लोग ज़्यादा गहराई में पॉन्ड रखेंगे तो उसकी मतलब उसमें सनलाइट ज़्यादा नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो सनलाइट कम पहुंचने के कारण उसका वैसा ग्रोथ जो हम लोग को चाहिए उसमें वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम लोग कंसीडर मेनली ये करते हैं कि कितनी गहराई हो जो हम लोग का सनलाइट उसमें डेप्थ तक पहुँचे। फिर हमारा मेन एम होता है कि लेस क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क एंड मोर स्टोरेज ऑफ वाटर। मतलब कि जब भी हम फिश पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है उसको एक्सकेवेट करना, मतलब उसमें गड्ढा करना। तो उसमें हम लोग ऐसा पॉसिबिलिटी रखते हैं कि हमें ज़्यादा वर्क भी ना करना पड़े और वो स्टोरेज, मतलब उसमें वाटर स्टोर हो जाए, क्योंकि हमारा मेन यहाँ एम जो है वाटर से ही रिलेटेड है। तो हमारा स्टोरेज ऑफ वाटर अच्छा होना चाहिए। फिर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को भी देखते हैं, जैसे वाटर सप्लाई, ये सारे। और फिर मार्केट, वैसे जगह पे हम लोग पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करें जहाँ से मार्केट को आसानी से जाया जा सके, वैसा कुछ हम लोग देखते हैं। फिर दूसरा होता है मैन पावर प्लानिंग। मतलब ये पहले से हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग अगर कोई पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट एस्टिमेट कर लें हम लोग पहले से, कि उसमें उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट आ सकता है और कितने मैन लेबर्स की कितनी ज़रूरत होगी, स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर या सुपरवाइज़र, ये सारी की जानकारी पहले से प्लानिंग की जाती है उसकी। तो इससे क्या होता है कि अगर हम लोग पहले से कोई प्लानिंग कर ले तो उसमें एस्टिमेशन करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा आउटपुट क्या हो सकता है उससे। फिर तीसरा अगर हम लोग बात करें तो वो होता है मटेरियल प्लानिंग की। मटेरियल प्लानिंग का मतलब वैसे मटेरियल को चुनना जो कि गुड क्वालिटी के हों पर उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, ऐसा हम लोग
हम लोग का मोटो होता है। तो ये हमारा मेन पर्पस है कि गुड क्वालिटी की चीज़ें हमें लो कॉस्ट में मिले। फिर हम लोग ऐसा देखेंगे कि अगर हम लोग ऐसी जगह पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करें जहाँ से मटेरियल परचेज़ करना आसान हो, मतलब वहाँ ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, वैसा कुछ हम लोग देखते हैं। फिर है सेफ़ परचेजिंग, मतलब जो भी हम लोग चीज़ें ख़रीद रहे हैं वो सारे सेफ़ हो, मतलब उसमें किसी तरह का डैमेज ना हो, और साथ में ऐसा ना हो कि एक्सपायर हो या फिर ऐसा कुछ अगर हो तो उसमें पहले से देखा जाता है। ये तो हुई बात, जब हम लोग पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारी प्लानिंग क्या क्या होनी चाहिए। अभी तक हम लोग देखें लेआउट प्लानिंग करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं मैन पावर प्लानिंग करते हैं कि हमारा इनपुट में क्या क्या एस्टिमेट करा जाता है, फिर मैन लेबर्स की कितनी ज़रूरत होती है वो देखते हैं। फिर तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है मटेरियल प्लानिंग, जो कि हम लोग पहले फ़िश पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के समय करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ़िश पॉन्ड की। फ़िश पॉन्ड मेनली इसलिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं क्योंकि ऐसा है कि हमको अगर जिस समय किसी भी सीड की ज़रूरत हो तो हमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसका कल्चर एक ऐसे एरिया में करें जो कि हमें पॉसिबली वो चीज़ मिल जाए जल्दी से। जैसे कि हम ऐसा पहले से करते हैं तय कि हमें एक नेचुरल कंडीशन को लाना है, और वो मेनली फ़िश पॉन्ड में, अर्दन पॉन्ड में मिल सकता है। तो हम लोग अर्दन पॉन्ड मेनली यूज़ करते हैं, और हम लोग का पर्पस पे डिपेंड करता है कि हमें फ्राई से फिंगरलिंग चाहिए, फिंगरलिंग से फिर स्पॉन्ज चाहिए, तो ऐसे में मार्केटेबल साइज़ फिर चाहिए। तो फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि हमें कौन सा पॉन्ड चाहिए, जैसे नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड है जो कि हमें मार्केटेबल साइज़ तक फ़िश को ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इस पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होने चाहिए। मतलब जब हम लोग एक्सकेवेट कर लेते हैं किसी पॉन्ड को कि हम लोग को इस जगह पे पॉन्ड को करना है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब हम लोग फ़िश पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है वॉल्स या लेवीज़ उसको कहते हैं, या डाइक्स कहते हैं, या एम्बैंकमेंट कहते हैं, या बंड्स भी कहते हैं। तो ये सारे पॉन्ड के चारों ओर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये मेनली उसी मिट्टी से किया जाता है जो कि एक्सकेवेट करने के बाद निकलता है उससे, या फिर हम लोग कहीं और से भी ला के उसको कर सकते हैं। तो इसमें ईज़ी हो जाता है जब हम लोग एक्सकेवेट वाली सॉइल से ही उसका कंस्ट्रक्शन करें तो ये जो मेन पर्पस होता है डाइक का, वो होता है कि जब हम लोग पॉन्ड में पानी डालें तो वो पानी बाहर ना आए, मतलब वो उस वाटर को होल्ड किए रहें। फिर ये दूसरा इम्पॉर्टेंट होता है इसका फंक्शन, वो वाटर प्रेशर को होल्ड करके रखता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वाटर इनलेट, हम लोग जब पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम लोग को उसमें वाटर चाहिए। तो वाटर के लिए एक हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं से भी एक एक करके पानी लेके आएँ, तो उसमें हम लोग को उतना ज़्यादा पानी चाहिए, तो इसलिए हम लोग एक इनलेट लगाते हैं, वो पाइप या फिर पंप के सहारे उसको हम लगा सकते हैं। ये इनलेट वाटर को फिल करता है, और ये मेनली वाटर लेवल जो पॉन्ड का होता है उससे ऊपर होना चाहिए, तभी वो पानी को उसमें डाल सकेगा। फिर होता है तीसरी बात, वो होता है ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि जब फ़िश ग्रो हो जाती है तब पानी को एक दो बार उसमें से पॉन्ड से निकालना भी होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग हर समय उस पॉन्ड को वैसे ही वाटर फिल, क्योंकि हमें वाटर एक्सचेंज की भी ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम। तो उसमें मेन पर्पस है कि हम लोग एक ड्रेनेज सिस्टम जो कि आउटपुट से रिलेटेड है, वो मॉन्क ये सारे उसमें लगाए जाते हैं, तो ये एम्प्टी करता है वाटर को। तो यही हुआ ड्रेनेज सिस्टम। फिर चौथा चीज़ होता है पॉन्ड बेसिन। पॉन्ड बेसिन का मतलब होता है जहाँ वाटर को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये हुआ पॉन्ड बेसिन। फिर हम लोग, ये तो हुआ पार्ट्स ऑफ पॉन्ड जिसमें हम लोग डाइक लगाएं, फिर इनलेट हुआ, आउटलेट हुआ, और एक पॉन्ड बेसिन हुआ। अब हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड का डिज़ाइन का क्या पर्पस है। पॉन्ड का साइज़ मेनली डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी स्पीसीज़ को कल्चर कर रहे हैं। साथ में हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा गोल क्या है, हमारा इनकम का, हम लोग का एक्सपेक्टेड इनकम क्या है। इसलिए हम लोग एक्सपेक्टेड इनकम को इसलिए यहाँ देख रहे हैं क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे कि हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं, लेआउट प्लानिंग करते हैं, मटेरियल प्लानिंग करते हैं, मैन पावर प्लानिंग करते हैं। तो इसमें हम लोग को एक्सपेक्टेड इनकम का पता हो जाता है। तो हम लोग
पॉन्ड साइज़ इसलिए कंसिडर करते हैं, और ये मेनली रेशियो होता है जो भी हम लोग एरिया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ओवरऑल एरिया ऑफ फार्म और जो एरिया वाटर कवर किया, उन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं साइज़ ऑफ पॉन्ड। तो ये हम यहाँ पे एक मिनट कंसिडर कर देते हैं कि साइज़ ऑफ पॉन्ड का क्या मतलब होता है। जो एरिया फार्म का है उसका और जो हम लोग वाटर डालें उसके बीच के रेशियो को हम लोग कहते हैं साइज़ ऑफ पॉन्ड। फिर हम लोग देखते हैं कि स्पीसीज़ के लिए हम लोग साइज़ को कंसिडर करते हैं, तो उसमें नर्सरी पॉन्ड जो होता है उसका एरिया मतलब उसका साइज़ क्या होता है, वो है 0.0, ये एरिया नहीं है सॉरी, ये साइज़ है हम लोग देख रहे हैं जो, वो है 0.02 टू 0.06 हेक्टेयर। मतलब इसका उतना ज़्यादा गहराई नहीं हुआ, मतलब उतना बड़ा ये नहीं हुआ पॉन्ड। फिर रियरिंग पॉन्ड है जो कि थोड़ा ज़्यादा है, 0.06 टू 0.1 हेक्टेयर। स्टॉकिंग पॉन्ड में 0.2 टू 2 हेक्टेयर करते हैं, और मार्केटेबल साइज़ में 0.2 टू 0.8 हेक्टेयर का पॉन्ड होना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं जब साइज़ ऑफ पॉन्ड को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं किसी भी एक्वाकल्चर फार्म्स में, तो हम लोग क्या क्या क्राइटेरिया होता है जो कि डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ पॉन्ड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले है कि हम लोग देखेंगे कि वाटर मेन रिक्वायरमेंट है किसी भी पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि वाटर कितना अवेलेबल है। दूसरा चीज़ होता है लैंड एरिया, हम लोग लैंड एरिया को कंसिडर करते हैं जब हम लोग साइज़ ऑफ पॉन्ड या फिर पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये वो एक्सटेंसिव है, सेमी इंटेंसिव फार्मिंग करना है या इंटेंसिव फार्मिंग करना है। फिर हम लोग कंसिडर करते हैं उसका इनकम को, कि हमारा इनकम क्या होगा और आउटकम उससे क्या होना चाहिए, मतलब हम लोग प्लानिंग करते हैं। फिर होता है कि मार्केटिंग को हम लोग देखते हैं कि ये सारे प्लानिंग है जो कि पहले से देखा जाता है। मैन पावर, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं देखते हैं पहले। जब हम लोग इंटेंसिव कल्चर करते हैं तो उसमें मेनली स्मॉलर पॉन्ड लिया जाता है जिसका एरिया 1 से 5 हेक्टेयर तक होता है, लेकिन एक्सटेंसिव सिस्टम में लार्ज पॉन्ड लेते हैं जिसका एरिया 3 टू 5 हेक्टेयर होता है। तो ये जो स्मॉलर पॉन्ड होते हैं वो उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि लार्ज पॉन्ड ज़्यादा प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि जब हम लोग स्मॉलर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें उतना एरिया का पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उतना एक्सकेवेट करना होता है, साथ साथ उसके लिए एक प्रॉपर डाइक का रिक्वायरमेंट होता है। और साथ में जब हम लोग लार्ज पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें लार्ज पॉन्ड में उतना बड़ा डाइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्मॉल पॉन्ड में छोटे छोटे बहुत सारे डाइक करने होंगे, तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर यही देखा जाए तो लार्ज पॉन्ड में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होता है, जबकि एरिया का रिक्वायरमेंट भी कम है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब लार्ज पॉन्ड में ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल पॉन्ड। लेकिन जो स्मॉल पॉन्ड है उसका मेन एडवांटेज ये है कि स्मॉल पॉन्ड में हार्वेस्टिंग इजी हो जाता है, साथ में हम लोग इसमें डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट भी आसानी से कर सकते हैं। पर फिर भी इसमें इरोजन ऑफ विंड भी लेस हो जाता है, मतलब विंड से इसमें इरोजन पॉसिबल नहीं है, और हम लोग इसमें आसानी से उसका ड्रेनेज कर सकते हैं और उसको फिर से फिल कर सकते हैं स्मॉल पॉन्ड को। लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्योंकि कम है लार्ज पॉन्ड का, और साथ में एरिया भी कम रिक्वायर होता है और ऑक्सीजन भी ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसलिए लार्ज पॉन्ड ज़्यादा मतलब यूज़फुल हो जाता है। इसलिए मतलब हम लोग मेनली जो हम लोग करते हैं तो वो लार्ज पॉन्ड में ही करते हैं। जो डिफरेंस है स्मॉलर पॉन्ड और लार्जर पॉन्ड में, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग किसी भी एरिया को लेते हैं तो उसमें स्टॉकिंग और रियरिंग और नर्सरी पॉन्ड का मेन परसेंटेज क्या होना चाहिए।
तो इंडियन कंडीशन के मतलब उसमें ऐसा देखा गया इंडियन कंडीशन में दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्सरी rearing and stocking pond will be 5% फॉर नर्सरी पॉन्ड एंड रियरिंग पॉन्ड के लिए 20%। टोटल एरिया जो भी हम लोग को एरिया दिया गया है उसमें 5% लेते हैं नर्सरी पॉन्ड के लिए, रियरिंग पॉन्ड के लिए 20% एंड स्टॉकिंग पॉन्ड के लिए 75%। अब यहाँ मेन डिफरेंस है लार्ज पॉन्ड में और स्मॉलर पॉन्ड में। तो लार्ज पॉन्ड में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेस होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट मोर होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लार्ज पॉन्ड मतलब उतना बड़ा पॉन्ड अगर हम लोग एक कर लिए तो उसमें डाइक को भी अगर हम लोग को बनाना है तो वो बस एक सिंगल डाइक बनाना होगा, लेकिन स्मॉल पॉन्ड में बहुत सारे डाइक्स बनाने हो जाते हैं, इसलिए उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन स्मॉल पॉन्ड में विंड से इरोजन कम होता है, साथ में उसमें डिजीज़ ट्रीटमेंट आसानी से हो जाती है। डिजीज़ ट्रीटमेंट इज़ ईजी इन स्मॉल पॉन्ड, और उसमें साथ में हम लोग ड्रेनेज और रिफ़िल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन लार्ज पॉन्ड में एरिया की रिक्वायरमेंट कम होती है, ऑक्सीजन रिच होता है, और उसमें बस ये प्रॉब्लम होता है लार्ज पॉन्ड में कि उसमें फिलिंग और एम्प्टिंग, जब भी हम लोग एम्प्टी या फिल करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा एरिया होने के कारण वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, और साथ में हार्वेस्टिंग करना भी बहुत मुश्किल है, और उसमें डिज़ीज़ को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि शेप ऑफ पॉन्ड, मतलब जब भी हम लोग पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें शेप ऑफ पॉन्ड भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग शेप मेनली देखते हैं स्क्वायर पॉन्ड होता है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड होता है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल रेक्टेंगुलर पॉन्ड होता है, क्योंकि जो स्क्वायर पॉन्ड होता है उसमें हार्वेस्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो रेक्टेंगुलर पॉन्ड है वो प्रेफर्ड है, और उसका आइडियल लेंथ और ब्रेथ रेशियो होना चाहिए 2:1, और उसका विथ जो होना चाहिए जब भी हम लोग पॉन्ड को रेक्टेंगुलर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं वो विथ 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लार्ज साइज ओरिएंटेड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, जब हम लोग पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो उसका लार्ज साइज है वो मेनली पैरेलल होना चाहिए, जब भी हम लोग विंड का डायरेक्शन देखते हैं उसके पैरेलल होना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन होता है कि अगर जब विंड का वेलोसिटी 6.5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगा तो उस केस में जो लार्ज साइज़ होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं विंड की डायरेक्शन में। तो ये मेन कंसीडर किया जाता है कि हम लोग रेक्टेंगुलर पॉन्ड मेनली यूज़ करते हैं। दो स्क्वायर पॉन्ड में वो सस्ता है क्योंकि उसमें डाइक का कंस्ट्रक्शन ईजी हो जाता है, इस कारण। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डेप्थ ऑफ पॉन्ड की। जब हम लोग डेप्थ को कंसीडर करते हैं, अभी तक हम लोग देखें कि जब हम लोग पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए साइज़। फिर हम लोग देखते हैं उसका शेप इम्पॉर्टेंट होता है, और फिर हम लोग देखें कि ये डिज़ाइन ऑफ पॉन्ड के लिए साइज़, शेप और उसका डेप्थ। तो जब हम लोग डेप्थ को कंसीडर करते हैं तो उसमें डेप्थ भी बहुत हो सकता है। ये मेनली डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से स्पीसीज़ को कल्चर कर रहे हैं और उसमें पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट कितना रिक्वायरमेंट है, मतलब वो कितने रिक्वायरमेंट चाहिए उसमें सनलाइट के लिए। तो जब हम लोग नर्सरी पॉन्ड देखते हैं तो नर्सरी पॉन्ड में शैलो होना चाहिए, मतलब उसमें 1 मीटर डेप्थ होना चाहिए, मतलब ये मेन रिक्वायरमेंट होता है। डेप्थ 1 मीटर समर सीज़न में, बट 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लेस प्रोडक्टिव माना जाता है। और फ़िश जब भी हम लोग कल्चर करते हैं तो वो मेनली 2 to 3 मीटर डेप्थ सफिशेंट होता है। जब हम लोग नर्सरी पॉन्ड को कंसीडर करें तो उसमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए 1 मीटर डेप्थ की। और जब रियरिंग पॉन्ड को कंसीडर करते हैं, जब उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए डेप्थ होना चाहिए 1.5 मीटर। वहीं स्टॉकिंग पॉन्ड 2 to 2.5 मीटर होना चाहिए। पॉन्ड बॉटम को अगर हम लोग पॉन्ड बॉटम की बात करें तो वो मेनली स्मूथ या स्लोपी होना चाहिए। उसमें जो सफिशेंट उसका डेप्थ होगा वो मतलब उसका जो बॉटम का स्लोप होगा वो होना चाहिए 0.5 to 1%, और वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हुआ पॉन्ड बॉटम की बात, मतलब उसका ये जो पॉन्ड बॉटम है वो ऐसा कुछ होना चाहिए। वो उसका रेशियो होगा 0.5 to 1%। ये हुआ उसका स्लोप।
स्लोप के बारे में बात हो रही है। और जब हम लोग कंप्लीट ड्रेनेज कर देंगे तो जो डीपेस्ट पार्ट होता है वो आउटलेट गेट में डीपर होना चाहिए बॉटम से। तो ये हुई बात पॉन्ड बॉटम की। तो अभी तक हम लोग ने देखा जब हम लोग फ़िश का पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें प्लानिंग क्या क्या की जाती है। मतलब सबसे पहले प्लानिंग होती है, उसके लेआउट की प्लानिंग होती है, साथ में हम लोग मटेरियल को देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है। ये लेआउट, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेश वाटर फ़िश पॉन्ड थे। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में फ़िश पॉन्ड के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जब हम लोग पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक देखें हम लोग जब हम लोग लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले पॉन्ड के पार्ट्स को देखते हैं कि हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों की है। हम लोग जब एरिया को डिसाइड कर लेते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट उसके डाइक, इनलेट, आउटलेट और उसके बेसिन पे है होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, फिर उसका डेप्थ, उसका शेप को कंसीडर करते हैं। साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि पॉन्ड बॉटम का स्लोप कितना होना चाहिए। तो ये हुई बात पॉन्ड कंस्ट्रक्शन की, लेआउट, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन की। नेक्स्ट हम क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या होते हैं पॉन्ड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। मतलब कि डाइक्स या फिर वॉल्स की बात की करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।